हमने बात क्या की थी, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, प्रोटीनेशियस एंजाइम वो मैंने बता दी, कॉन्जुगेटेड एंजाइम मैंने बता दी। कॉन्जुगेटेड में हमारे पास एप्को एंजाइम प्रोटीन पार्ट आता है, नॉन प्रोटीन पार्ट आता है कोफैक्टर, व्हेन दे बोथ कंबाइन टू ईच अदर मेक द होलो एंजाइम व्हिच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। अब हमारे पास कोफैक्टर में फर्दर टू टाइप्स आ गई, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आ गए और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आ गए। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को हम एक्टिवेटर्स बोलते हैं, बेसिकली दीज आर मेटालिक आयंस, ठीक है। और जो हमारे पास एक्टिवेटर्स होते हैं, मतलब जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं वो डिटैचेबल होते हैं, ठीक है। और वो हमारे पास सबस्ट्रेट बाइंडिंग के वक्त जो है ना वो अटैच हो जाता है, बाकी वो डिटैच हो जाते हैं। इसी तरह एक हमारे पास कोफैक्टर की दो टाइप्स से, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक मैंने बता दिया आपको, मेटालिक आयंस हैं सिंपली। ऑर्गेनिक कोफैक्टर हमारे पास फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड है, एक है कोएंजाइम्स और एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा, जो हमारे पास कोएंजाइम्स है ना वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर्स हैं। कोएंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं एक तो, और दूसरे वो क्या होते हैं, डिटैचेबल कोफैक्टर्स हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि कोएंजाइम्स डिराइव कहाँ से हुए हैं, कोएंजाइम्स आर द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन, विटामिन से डिराइव्ड होते हैं कोएंजाइम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सी आती है, निकोटीन आप कह लें, ये सारे हमारे निकोटीन जो है हमारे पास विटामिन ड्राइव्ड ही होता है। इसी तरह और भी होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप की अगर आप बात करें तो हमारे पास ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं और कोवलेंटली बॉन्डेड कोफैक्टर्स होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और कोवलेंटली बॉन्डेड कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना वो एक परमानेंट पार्ट होता है हमारे पास एंजाइम का, परमानेंट होता है बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है। एंजाइम एक्शन के टोटल दो मैकेनिज्म है, लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल। आप मुझे जल्दी से बताएं कि आप बच्चों, आप सबको पता है कि लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल क्या है, ताकि हम आगे फर्दर स्टार्ट करें, एक्सप्लेनेशन में टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, आप लोगों को पता है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, अगला हमारे पास जो मैंने आप लोगों को चीज़ बतानी है वो है हमारे पास इनहिबिशन। इनहिबिशन बताएंगे फिर हम एमसीक्यूज करेंगे। इनहिबिशन बहुत छोटा सा है, ठीक है। इनहिबिशन क्या होती है, हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करना है हमें, ये एंजाइम जो है ज़्यादा काम कर ले। ऑब्वियसली तो ऐसा तो नहीं होता है कि हमारे पास पेप्सिन काम करता रहे स्टमक में, करता रहे। एक टाइम होता है जब हमें उसे क्या करना पड़ता है, इनहिबिट करना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि बस अब रुक जाओ, आपका काम डन हो गया, अब आप जाएं, नेक्स्ट जो काम हमने करना है हम वो करेंगे। हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनहिबिशन है, टोटल हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ इनहिबिशन होती है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ ऑल द थिंग्स, आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल, ठीक है बच्चा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमारे पास क्या होती है, हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर उन्हें बोलते हैं, आप सबको पता है हमारे पास एंजाइम है जिसके साथ क्या क्या अटैच होता है, सबस्ट्रेट, और कहाँ पे अटैच होता है, उसकी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट अटैच होता है। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करनी होती है तो हमारे पास क्या होता है, एक सबस्ट्रेट आता है, एक मॉलिक्यूल आता है, जो कि बिल्कुल सिमिलर टू सबस्ट्रेट होता है, वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह होता है, और वो क्या करता है, वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके वो मॉलिक्यूल लग जाता है। इसी तरह जब मॉलिक्यूल के एक्टिव साइट के ऊपर एक एंजाइम के एक्टिव साइट पे एक मॉलिक्यूल लग जाता है तो वहां पर फिर सबस्ट्रेट लगने की जगह ही नहीं बचती, तो वो क्या करता है, सबस्ट्रेट को इनहिबिट कर देता है, और इसी तरह हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है या रुक जाता है। इस तरह के इनहिबिशन को जो एक्टिव साइट पर डायरेक्ट आके अटैच हो जाता है मॉलिक्यूल और इनहिबिट कर देता है एंजाइम को, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यू हैव टू remember the example of it that penicillin is a competitive inhibitor। ये बहुत मोस्ट कॉमन सा एक बात है हमारे पास कि पेनिसिलिन जो होती है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है हमारे पास, ठीक है, जो कि क्या करती है, एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। और उसके बाद हमारे पास दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमारे पास वो होती है जो, वो भी हमारे पास इनहिबिशन का ही काम करिए, लेकिन वो क्या करिए, एक्टिव साइट पे नहीं, एलोस्ट्रिक साइट पे। एलोस्ट्रिक मतलब अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, वो क्या करिए, अटैच कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास अटैच हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास एंजाइम की क्या हो जाएगी, शेप खराब हो जाएगी और सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा। जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा तो क्या होगा, एंजाइम काम करना छोड़ देगा। अच्छा, हमारे पास जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है ये रिवर्सिबल भी होती है और इरिवर्सिबल भी होती है, दोनों काम हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास रिवर्सिबल, अगर आप नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें तो इसमें फीडबैक इनहिबिशन हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। एग्जांपल आपको याद रखनी है
कि हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन किसकी एग्जांपल है, तो आपको पता होना चाहिए रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन की एग्जांपल है। पेनिसिलिन किसकी एग्जांपल है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की एग्जांपल है। अनकॉम्पिटिटिव हमारे पास क्या होता है, अनकॉम्पिटिटिव को बेसिकली आप एंटी कॉम्पिटिटिव भी कहते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, समटाइम्स जो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं टेस्ट में, वो होते बहुत सिंपल हैं, वो होते हमारी बुक सही है, बट हमें वो डिफिकल्ट लगते हैं या समझ नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, वो डिफिकल्ट वर्ड्स ऐड कर देते हैं और बात उसमें सिंपल ही हो रही होती है। जिस तरह अगर वो ये ना लिखे कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वो लिख दिया एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, आप तो बोलेंगे भाई हमने 3 पढ़े थे, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव और जो है नॉन कॉम्पिटिटिव, तो ये फिर एंटी कॉम्पिटिटिव क्या आ गया? तो एंटी कॉम्पिटिटिव इज द अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो ई एस कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये क्या करता है, उसके बीच का जो फॉर्मेट होता है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट जो होता है, उसको ये बेसिकली खराब कर देते हैं, तो ये क्या होता है, अनकॉम्पिटिटिव हम इन्हें बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन टिपिकली अकर्स इन एक्शन विद 2 और मोर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ कम टूवर्ड्स द एमसीक्यूज। अच्छा, पहले वाले का तो आई थिंक आप लोग को आंसर आना चाहिए। अच्छा, कोई भी बच्चे का क्वेश्चन है तो आप अपना माइक ऑन करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्क्रीन वर्ड पे खुला हुआ है ये, तो आपकी मैसेजेस यहाँ पे सीन नहीं नहीं आते, ठीक है, नोटिफिकेशन। अगर किसी बच्चे को कहीं भी कंफ्यूजन हो, अगर उसने रिपीट करवाना है, तो यू हैव टू ऑन योर माइक एंड आस्क टू मी। पहला आ गया, इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू एंजाइम। इन्होंने बोला है कि नॉन प्रोटीन पार्ट, अच्छा नॉन प्रोटीन तो हमारे पास कोफैक्टर भी होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है, ठीक है। अब आपने देखना है कि आगे क्या लिखा हुआ है, कोवेलेंटली बॉन्डेड। अब इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है एंजाइम के साथ? तो मैंने अभी आप लोगों को प्रोस्थेटिक ग्रुप की डेफिनेशन बताई कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि कोवेलेंटली बॉन्ड होता है और परमानेंट पार्ट होता है एक एंजाइम का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। MCQ number 2 is enzymes function because of their particular shape और conformation। enzyme का जो function होता है, चूंकि उसके एक particular shape है, उसके एक particular image है पूरा, तो which level of protein structure is most directly responsible for the shape of a protein। तो हमारे पास प्रोटीन, बेसिकली एंजाइम क्या है, प्रोटीन है बेटा, एंजाइम इज अ प्रोटीन, ठीक है। तो हमारे पास हमने कहा कि कौन से लेवल में हमारे पास ऐसा होता है, किस लेवल का हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे वो प्रोटीन की शेप बना सके। प्राइमरी स्ट्रक्चर इट्स अ सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे धागा आप कहने हैं छोटा सा इस टाइप का होगा। अच्छा, उसको हम फर्दर कॉइल करते हैं, वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। और उसको ज्यादा मजीद कॉइल कर दें तो वो एक लंबा स्ट्रक्चर, एक बड़ा बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, टर्शरी। और अगर हम 4 टर्शरी को अटैच कर दें, 4 टर्शरी शेप को, 4 टर्शरी स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करते हैं, तो इट विल मेड अ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। बट हियर दे आर आस्किंग अबाउट द स्ट्रक्चर इज मोस्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप। कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है शेप के लिए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर सी, टर्शरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है। Come to the number 3. Enzymes are useful to plants. Enzyme बहुत ज़रूरी है plants के लिए, because क्योंकि they are the building blocks of chlorophyll. No, it's a totally wrong thing. They are essential for the metabolic processes. Yes, हमारे पास human body के अंदर या cells के अंदर, चाहे वो हमारे कोई भी cells है, उनमें जो हमारे पास छोटे छोटे metabolic processes हो रहे हैं, कुछ भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, आप कोई भी प्रोसेस उठा के देखिए, तो उसमें हमारे पास किस चीज़ की नीड होती है, एंजाइम की नीड होती है। तो एंजाइम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऐसे हैं कि जिनमें हमारे पास एंजाइम अगर ना हो तो वो होते ही नहीं है। मोस्ट कॉमन अगर आप बोलें तो हमारे पास लैक्टोज एंजाइम होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है कुछ बच्चों में। तो उससे क्या होता है कि वो जब वो दूध पीते हैं तो वो उनको दूध सूट नहीं करता, वो मिल्क नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, या वो चीज़ें जो मिल्क से बनी है वो नहीं खा पाते। तो उनको क्या करते हैं, वो उनके लिए एक ऐसा स्पेशल मिल्क आता है जिसके अंदर क्या होता है, लैक्टोज नहीं होता। तो उनके पास क्या होता है,
मिल्क को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम उनकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से उनको क्या करना है, अगर वो दूध पिए भी या अगर कोई ऐसी चीज़ खाए मिल्क जिसके अंदर मिल्क ऐड हो, तो वो क्या करते हैं, उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है। तो हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए और हमारी बॉडी के लिए एंजाइम्स बहुत ज़रूरी है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इनहेंस करता है वाटर सॉल्ट एब्जॉर्प्शन का, नो। वाटर सॉल्ट और हमारे पास सोडियम पोटेशियम, इन सारों का जो एब्जॉर्बेंस और हमारा जो पूरा कंट्रोल करते हैं वो हमारे रेगुलेट करती है किडनी, ब्लड को भी और इन सब चीज़ों को भी, वाटर को भी। और दे आर यूज्ड अप इन रिएक्शंस, हाँ ये रिएक्शंस में यूज़ होते हैं। तो लेकिन हमारे पास जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर ही रिएक्शन परफॉर्म होता है, तो इसलिए हम करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे। द बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोएंजाइम कैन फंक्शन। अभी मैंने आप लोगों को सारे एंजाइम बताए, कोएंजाइम और एवरी थिंग मैंने ओवरव्यू दिया आप लोगों को। सो कैन एनीबडी टेल मी कोएंजाइम कैन फंक्शन, कोएंजाइम कौन सा फंक्शन करता है? एसोसिएट होता है प्रोटीन से, इंडिपेंडेंट होता है एपोएंजाइम पे, एपोएंजाइम से एसोसिएट होता है, या प्रोटीन से एसोसिएट होता है? नो बेटा। एनीबडी एल्स? अच्छा, कोएंजाइम का इन्होंने पूछा हुआ फंक्शन, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। मैं अब बताती हूँ कि बी करेक्ट आंसर क्यों है। इन्होंने पूछा हुआ है कि कोएंजाइम कैन फंक्शन, कोएंजाइम किसके साथ फंक्शन कर सकता है? कोएंजाइम मैंने क्या बताया, नॉन प्रोटीन पार्ट है। एपोएंजाइम क्या है, प्रोटीन पार्ट है। तो ये दोनों कब फंक्शन, कोएंजाइम कब फंक्शन कर सकता है? विटामिन के साथ नहीं करेगा फंक्शन। एपोएंजाइम नहीं होगा तो ये फंक्शन ही कैसे करेगा, ये तो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, इसको प्रोटीन पार्ट चाहिए इन एसोसिएशन विद अ प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ भी नहीं। तो बेसिकली कोएंजाइम इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट, एपोएंजाइम is the protein part. When they both combine to each other, they can perform a function. So the correct option is option number B. अब देखिए ये था बहुत सिंपल, बट इसमें आपको इन्होंने पूछा इस तरह से कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे पूछना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? In a reversible reaction, an enzyme speed up the rate of, रिवर्सिबल रिएक्शन में एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम स्पीड अप करते हैं किसके रेट को, दोनों रेट को, फॉरवर्ड बैकवर्ड। एंजाइम का ये काम नहीं कि वो सिर्फ इसको फॉरवर्ड ही लेके जाए या सिर्फ बैकवर्ड। रिवर्सिबल रिएक्शन में, इरिवर्सिबल होगा तो वो एक डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन रिवर्सिबल है मतलब रिवर्स हो सकता है, तो फॉरवर्ड में भी जाएगा और बैकवर्ड में भी जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, a conjugate enzyme having both protein part and non-protein part. Conjugate enzyme जिसके पास प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। कोई मुझे आंसर दे सकता है? इट इज टू इजी, इतना तो आपको आना चाहिए। वेरी गुड, द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम के पास क्या होता है, हमारे पास प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स एंजाइम, इनमें से कौन सा ऐसा जिसके पास एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता? अच्छा, हमारे पास क्या होता है, फंजाई में भी एंजाइम होते हैं, एल्जे में भी होते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, बट द वायरसेस इज द ओनली वन विच डू नॉट हैव एनी एंजाइम्स, ठीक है? हमारे पास इसके अंदर वायरसेस के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है? अगला है हमारे पास विटामिन्स आर एसेंशियल। मैस जी, वायरसेस में तो जो प्रोटीन्स वो भी काम करते हैं ना, क्योंकि वो जो है जैसे जो है अपनी इनके पास अपना नहीं होता। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास जो वायरसेस होते हैं ना, इनके पास अपना कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे ये अपने आप को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। वायरसेस ऑलवेज हेल्प्स, टेक्स हेल्प फ्रॉम द सेल। अब अगर हमें ह्यूमन, हमारे में कोई वायरस हो जाए तो वायरस खुद से स्प्रेड नहीं हो सकते। वायरस क्या करेंगे, किसी भी सेल के मशीनरी को इंजेक्ट करेंगे, मतलब किसी भी सेल को इंजेक्ट करेंगे, उसके अंदर जाएंगे और उस सेल की मशीनरी यूज करेंगे, मतलब उस सेल के अंदर जितने एंजाइम्स है। ऑब्वियसली जब वायरस रेप्लिकेट होता है एंजाइम्स के थ्रू रेप्लिकेट होता है, बट उसके पास खुद के अपने एंजाइम नहीं होते,
वो जो सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है ना, उनको यूज़ कर करके क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वायरसेस के पास एंजाइम्स नहीं होते। वो किसके एंजाइम यूज़ कर रहा है, ह्यूमन सेल के, या एनिमल में हो गया तो एनिमल सेल के। अब क्लियर हो गया? अब ये यस बात मिस। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं हम। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द बॉडी। विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों होते हैं? पहले हमने बोला दे आर द पार्ट ऑफ सम एंजाइम। विटामिन्स नहीं, विटामिन्स एंजाइम्स के पार्ट नहीं होते। एंजाइम, हमने एक एंजाइम की बात की कि वो डेरिवेटिव हुआ है लेकिन पार्ट नहीं होता है इसका, ठीक है। इसके बाद हम बोले प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम देयर। प्रोस्थेटिक ग्रुप तो विटामिन्स से सिंथेसाइज, प्रोस्थेटिक ग्रुप विटामिन्स का कोई लिंक नहीं है, उससे ड्राइव नहीं हुआ। इसके बाद हम बोलेंगे कोएंजाइम ऑफ एंजाइम इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम देम। तो ये हमारे पास जो कोएंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन ड्राइव होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। सम एक्टिवेटर्स हैव डायरेक्ट लिंक विद देम। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। अच्छा, कभी भी एमसीक्यू सॉल्व करते हुए ये मत देखा करें कि बस एक करेक्ट ऑप्शन मिल गया इसी पे लगा दो, बात खत्म। हमारे पास कभी कभी ऐसा आता है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन। आपको बेस्ट ऑप्शन देखना होता है, करेक्ट नहीं देखना होता। तो आपको सारे ऑप्शन आप रीड करा करें और समझा करें कि इस ऑप्शन का रीजन, अगर हम ये ऑप्शन नहीं है, ये रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग क्यों है। A cofactor made of organic ions which is detachable is called। हमारे पास detachable cofactor कौन सा है, अभी मैंने बताया, जल्दी से बताया। Can anyone answer? A B C D कौन सा है? Cofactor made up of, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास जो एक्टिवेटर होता है वो क्या होता है, डिटैचेबल होता है एक्टिवेटर, और वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं उसमें। सही हो गया। अगला है द स्टेटमेंट्स आर अबाउट एंजाइम। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो एंजाइम्स के रिगार्डिंग ठीक है? दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन, यस। द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, जो हमारे पास बेसिकली एंजाइम्स प्रोटीन है ना, तो कौन सी शेप में होता है, ग्लोबुलर शेप में होते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, हमारे पास जरूरी नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं बनते हैं, ठीक है। एंजाइम नेचुरली हमारी बॉडी में पाए जा रहे होते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से नहीं बनते। दे कैन ओनली बी फाउंड अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही एंजाइम बने दिखे या अटैच हो। उसके बाद है दे कैन इनहिबिट बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, यस, ये बात बिल्कुल ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से इनहिबिट हो सकते हैं। सो द ऑप्शन नंबर 1 एंड द फोर्थ वन इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, 1 एंड 4 ओनली। उसके बाद हमारे पास a non-protein part essential for proper and essential functioning of enzyme is called। हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि essential है, ज़रूरी है किसके लिए, प्रॉपर और essential functioning of enzyme के लिए। तो नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है हमारे पास, करेक्ट वन होगा यहाँ पे, जल्दी से बताएं। कोफैक्टर। यस, कोफैक्टर। कोफैक्टर हमारे पास क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि एसेंशियल है, किसके लिए ज़रूरी है, प्रॉपर और एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम के लिए। तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कोफैक्टर। एफिशिएंट कोफैक्टर नाम की कोई टर्म नहीं है, एक्स्ट्रा कोफैक्टर की कोई टर्म नहीं है, एडिशनल कोफैक्टर की कोई टर्म नहीं है। तो अगर आपने ये, भले आप भूल भी रहे हैं कि कोफैक्टर है, कोएंजाइम है, फलाना है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी वैसे ही आपके पास गलत टर्मिनोलॉजीज यूज की हुई है। कम टू द नंबर 12, specificity of an enzyme is determined by। अच्छा, यहाँ पर हम ना मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे नीचे वाले जितने भी आएंगे ना अभी, वो मोस्टली किसकी बात होगी, मैकेनिज्म की। स्पेसिफिसिटी क्या होती है हमारे पास, या तो उनकी नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, नंबर और सीक्वेंस की स्पेसिफिसिटी नहीं होती। हर एंजाइम के डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट सीक्वेंस है। चार्ज ऑन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का चार्ज नहीं। पीएच ऑफ एनवायरमेंटल, पीएच भी नहीं होती हमारे पास। चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट, हमारे पास जो चार्ज होता है या शेप होती है एक्टिव साइट की, वो क्या होती है हमारे पास, स्पेसिफिक होती है, जिससे हम एंजाइम को डिटरमाइन करते हैं। हमारे पास एक्टिव साइट से ही पता लगता है कि ये कौन सा एंजाइम है और इसका कौन सा सबस्ट्रेट होगा। समझ आ गई बात, कि हमारे पास हम एक्टिव साइट को देख के पता लगाते हैं।
हर सबस्ट्रेट का एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, क्योंकि इसमें लॉक एंड की मॉडल हमारे पास क्या होता है, एप्लीकेबल होता है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट राउंड शेप का है और एक्टिव साइट जो है रेक्टेंगल शेप की है, तो वहाँ पर आके रिएक्शन अकर हो जाए। या फिर चार्जेस उनके पास क्या होता है, एक जैसे हैं तो वहाँ पर आके रिएक्शन हो जाए। तो हमारे पास डिफरेंट चार्जेस होते हैं, वो यूज़ कर चेक करना है। एक्टिव साइट पे हमारे पास एक प्रॉपर शेप होती है हर एंजाइम की स्पेसिफिक, जहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, परफॉर्म होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट एंजाइम्स एक्सेप्ट, कौन सा ऐसी चीज है जो कि यहाँ गलत लिखी है? The only mechanism by which enzymes work is known as lock and key model. अच्छा, इन्होंने बोला है कि लॉक एंड की मॉडल इज द ओनली मैकेनिज्म। आपको लगता है कि एंजाइम में सिर्फ लॉक एंड की मॉडल ही यूज होता है और कोई मैकेनिज्म यूज नहीं होता? ऐसा है कि एंजाइम्स में सिर्फ लॉक एंड की मॉडल यूज होता है? कैन एनीबॉडी आंसर? एंजाइम में सिर्फ लॉक एंड की मॉडल मैकेनिज्म यूज होता है या उसके अलावा भी कोई मैकेनिज्म यूज कर रहे होते हैं हम? बेटा मैं कुछ पूछ रही हूँ। यस मिस। इंड्यूस फिट मॉडल भी क्या होता है, वहां पर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है। हम लोग बहुत ज़्यादा ये नहीं कहते कि इंड्यूस फिट मॉडल प्रॉपरली वहाँ पे काम करता है। ज़्यादातर हमारे पास लॉक एंड की मॉडल काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉक एंड की मॉडल मैकेनिज्म ही एंजाइम पे काम करता है, वहाँ पे इंड्यूस फिट मॉडल का भी थोड़ा सा रोल प्ले होता है। अच्छा, करेक्ट अबाउट, नहीं नहीं, आप लोगों ने क्या आंसर दिया था मुझे? एक सेकेंड। ऑप्शन ए तो करेक्ट है, लेकिन मुझे को ये बताया आप लोगों ने अभी आंसर क्या दिया था? मैंने जब आपसे पूछा था कि मैकेनिज्म कौन सा यूज होता है, सिर्फ इंड्यूस्ड फिट मॉडल यूज होते हैं या सिर्फ लॉक एंड की मॉडल यूज होता है या दोनों यूज होते हैं? ज्यादातर लॉन्ग एंड की होता है। लॉक एंड की मॉडल ही यूज होता है अकॉर्डिंग टू सिन टेक्स्ट बुक। सिर्फ लॉक एंड की मॉडल जो होता है ना, वो हमारे पास यूज होता है। अच्छा, ये प्रोटीन होते हैं। अब ये क्या होते हैं, डी नेचर एट हाई टेम्परेचर। ये बात बिल्कुल ठीक है कि डी नेचर हो जाते हैं जब इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या दिया, दे आर सिस्टेम बाय विटामिन्स एंड मिनरल्स नाउ और इंसान का हमारे कार्डियो ड्यूरिंग रिएक्शन। अब इंसान जो होते हैं वो रिएक्शन से समय में नहीं होते। तो उन्होंने बोला कि कौन सा करेक्ट है, एक्सेप्ट वो बताना है हमें यहाँ पे जो इनकरेक्ट है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है? तो ये वाला तो बिल्कुल गलत लगा हुआ है जो मैंने ये हैंड रिटन लिखा हुआ है ना। तो आप लोग मुझे बताएं इनमें से कौन सा है जो रॉन्ग है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो रॉन्ग है? ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास विटामिन या मिनरल्स का भी रोल प्ले होता है, क्योंकि हमारे पास जो विटामिन होते हैं, मैंने बताया ना विटामिन ड्राइव होते हैं और इस तरह से काम करते हैं। अच्छा, इनमें से जो रॉन्ग है ना वो ऑप्शन नंबर ए है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लॉक एंड की मॉडल काम करता है, बट इसके साथ कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे पास किसका होता है, उसका भी होता है, इंड्यूस फिट मॉडल का भी होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। 14 का है ऑल थ्री डायमेंशनल कैविटी bearing a specific charge by which the enzyme attaches with its substrate is called। अब इन्होंने यहाँ पर हमारे पास क्या बोला है कि जो थ्री डायमेंशनल कैविटी होती है उसके पास ना एक स्पेसिफिक चार्ज होता है। हमारे पास जो भी हमारे पास एंजाइम है उसकी थ्री डायमेंशनल क्या है, कैविटी है, उसके पास एक स्पेसिफिक चार्ज होगा जहाँ से एंजाइम क्या होगा, अटैच होगा उसके सबस्ट्रेट के साथ। तो बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे एक स्पेसिफिक चार्ज होता है जो क्या करता है। जी, हैंड रिटन जो है ना इसको छोड़ दें आप, इसको इग्नोर करें। हमारे पास बेसिकली बाइंडिंग साइट होती है जो कि क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक चार्ज होते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, सबस्ट्रेट आके अकॉर्डिंग टू दैट चार्जेस अटैच होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी।
अच्छा, हाउ डज एन एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? एंजाइम ऐसा क्या करता है जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है? बेटा माइक ऑफ करें। अच्छा, how does an enzyme increase the rate of reaction? By bringing the reactant molecule into precise orientation. Yes, it is right one. वो एक precise एक इकट्ठा करके एक जो है ओरिएंटेशन में लाता है, जिससे हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से जल्दी कोलाइड करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। By increasing the rate of random collisions of molecule, random collisions करने लग जाता है मॉलिक्यूल की, तो ये रॉन्ग है। By shifting the point of equilibrium of the reaction, इक्विलिब्रियम पे शिफ्ट करता है तो ऑब्वियसली रिएक्शन होगा ही नहीं, वो एक बीच में अटका रहेगा। बाय सप्लाइंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, एनर्जी को सप्लाई करता है ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो। नहीं, ये एनर्जी नहीं देता। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये हमारे पास सारे जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उनको क्या करता है, एक स्पेसिफिक लाइन में लाता है जहाँ से उसका जल्दी जल्दी हो जाता है, आपस में कोलाइड होता है और रिएक्शन क्या होता है, अकर होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। Next is the catalytic activity of an enzyme is restricted to its small portion called, वो कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम की जहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन होता है जहाँ से वो क्या हो सकता है, हमारे पास कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब जहाँ से वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, एलोस्टिक साइड मतलब अवे फ्रॉम द एक्टिव साइड, तो अवे फ्रॉम द एक्टिव साइड से तो वो कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। रेगुलेशन साइड की अगर हम बात करें तो रेगुलेशन साइड कोई होती नहीं है, पैसिव साइड होती है। तो एक्टिव साइड क्या होती है, वो जगह होती है, स्मॉल पोर्शन होता है जहाँ से क्या होता है, कैटालिटिक ऑफ एक्टिव एंजाइम जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है और वहीं से क्या हो सकती है, स्टार्ट भी हो सकती है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। द व्यू दैट एक्टिव कहाँ गया, द व्यू दैट एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम इज फ्लेक्सिबल, जो एक्टिव साइड है वो फ्लेक्सिबल है, और जबकि सबस्ट्रेट जब कंबाइन होता है इसके साथ तो वो क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज भी करता है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? वेरी गुड, द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। इंड्यूस फील्ड मॉडल वो क्या करता है, अपना स्ट्रक्चर इंड्यूस फील्ड मॉडल के अकॉर्डिंग इसमें एक आ गया कि वो चेंज कर लेता है, बट जो लॉक एंड की मॉडल होता है वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, वो चेंज नहीं होता। नंबर 18 है हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लॉक एंड की मॉडल? लॉक एंड की मॉडल के हवाले से जो इनकरेक्ट है, स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली अ सबस्ट्रेट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक एंजाइम ही क्या करता है, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक्टिव साइट डज नॉट चेंज बिफोर, एक्टिव साइट जो होता है वो पहले चेंज नहीं होती, ड्यूरिंग और इवन आफ्टर द रिएक्शन, ना ही तो रिएक्शन से पहले और ना ही तो रिएक्शन के बाद एक्टिव साइट में कोई चेंज नहीं आता। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो क्या होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल नहीं होती, ब्लॉक एंड की मॉडल में क्या होती है, रिजिड होती है। इट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन, और ये क्या करता है, हमारे पास एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन को, तो ऐसा नहीं है हमारे पास, ये क्या करता है, पूरे केमिकल रिएक्शन को ये एक्सप्लेन नहीं करता, ये सिर्फ रिएक्शन अकर होता है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी मैकेनिज्म प्रॉपरली एक केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता। तो हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है, इट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन, एंड दिस वन इज द करेक्ट वन ऑप्शन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट एक्टिव साइट एक्सेप्ट, एक्टिव साइट के वाले से ये सारे करेक्ट हैं, एक कौन सा रॉन्ग है, चार्ज बेरिंग साइट्स ऑब्वियसली चार्जिंग होते चार्जेस होते हैं, कंसिस्ट ऑफ फ्यू अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड होते हैं। अच्छा, ऑलवेज फ्लेक्सिबल, तो ऐसा नहीं होता, एक्टिव साइट जो होती है वो कभी फ्लेक्सिबल नहीं होती। कैन बाइंड विद इनहिबिटर, यस वो इनहिबिटर के साथ बाइंड हो सकती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। इट इज नॉट ट्रू अबाउट, इट इज नॉट ट्रू अबाउट इंड्यूस फिट मॉडल, कौन सा ऐसा है जो इंड्यूस फिट मॉडल के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है? अब मैं जिसका नाम लूंगी ना वो मुझे आंसर करे, पता नहीं आप लोग क्लास में होते हैं तो होते भी हैं नहीं। अच्छा, ये कौन है, इब्राहिम हिंगोरो, टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन। माइक ऑन करके आप भरे दें आंसर। हु इज इब्राहिम?
कोई और है यहाँ पे जो मुझे आंसर दे? इंड्यूस मॉडल के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन करेक्ट है कि ये क्या होता है हमारे पास, इट इज ऑल्सो फॉल्स अकॉर्डिंग टू की एंड लॉक मॉडल। ठीक है, हमारे पास एंजाइम नंबर जो डी है ये लॉक एंड की मॉडल के हवाले से बिल्कुल गलत है कि एंजाइम यूज अ लॉक इन अ केमिकल रिएक्शन में वो लॉक यूज नहीं करते हैं। बाकी बात ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होती है उसकी एक्टिव साइड, और क्या करता है सबस्ट्रेट इंड्यूसर्स जो होता है वो चेंज लाते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर में, और एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक होता है अपने रिएक्शन में। करेक्ट ऑप्शन इज डी। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग जो सबस्ट्रेट है वो इंड्यूस करता है चेंज लाता है। कहाँ पर चेंज लाता है हमारे पास? एंजाइम के फंक्शन में, एंजाइम की एक्टिविटी में, एंजाइम के स्ट्रक्चर में, या एंजाइम की कॉम्पोजिशन में। इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग हमेशा वो क्या कहता है, वो कहता है कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। बेटा एक और बात, अगर आपका क्लास की टाइमिंग खत्म हो गई, क्लास खत्म हो गई, एमसीक्यूज रहते हुए, तो मैं दोबारा एक और लिंक भेजूंगी, वो ज्वाइन करके आप, बस इसके कम ही एमसीक्यूज हैं, थोड़े ही हैं, लेकिन वो आज हमने सारे करने हैं। ठीक है, वरना ओवरव्यू के चक्कर में एमसीक्यूज ही ना रह जाए। तो हमारे पास क्या कहते हैं, एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, सही है ना, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल। उसके बाद है द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन इलस्ट्रेट दैट अ पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल्स। लॉक एंड की मॉडल एंजाइम एक्शन होता है वो क्या करता है, ये बताता है कि एंजाइम का जो मॉलिक्यूल है वो एक पर्टिकुलर एक्शन करता है। ठीक है, मे बी डिस्ट्रॉयड एंड रीसिंथेसाइज सेवरल टाइम। ऐसा नहीं होता है, एंजाइम कभी भी टूटता नहीं है ना दोबारा बनता है। एंजाइम किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर एंजाइम अगर हमें चाहिए, एंजाइम जाता है अपना काम करता है, वापस उसी कंडीशन में वापस आ जाता है, उसकी शेप स्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये इंटरेक्ट करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है कि वो क्या करता है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। reacts at identical rates under all condition, wrong one, forms a permanent enzyme substrate complex, रॉन्ग वन। परमानेंट कभी भी ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, ये बस रिएक्शन को स्टार्ट करता है और फिर जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये दोबारा उसी कंडीशन में बाहर आ जाता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नंबर 23 है हमारे पास, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज केप्ट कांस्टेंट। अगर एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड, सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ जाए, और अ पॉइंट इज रीच्ड, एक पॉइंट पे पहुंचे जहां पर हमारे पास क्या हो, वेयर इंक्रीज इन सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट बिकॉज ऑफ। अच्छा, ये पूरी कंडीशन आपको समझनी है। अब इन्होंने कहा कि एंजाइम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन में, फर्ज करें कि 5 एंजाइम है, टोटल 5 एंजाइम है, सही है। अब सबस्ट्रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं, 5 एंजाइम के साथ 5 ही सबस्ट्रेट लग सकते हैं। अब इन्होंने बोला सबस्ट्रेट के अमाउंट इंक्रीज हो जाए, 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, ज्यादा हो गए, लेकिन एंजाइम 5 ही है, तो 5 ही को अपने पास सिर्फ रिएक्शन के लिए बाइंड कर सकते हैं। अब एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ाने की वजह से रिएक्शन रेट में कोई फर्क ही नहीं आ रहा, क्योंकि एंजाइम 5 ही है। अब अगर आप 10 कर दिए, 15 कर दिए, 20 कर दिए, आप जितने भी बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा सबस्ट्रेट, मगर वो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, डीनेचरेशन एट हाईएस्ट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, डीनेचर होगा। ऐसा नहीं है, अगर जितने मर्जी सबस्ट्रेट हो, सबस्ट्रेट जितने मर्जी हो, एंजाइम कभी भी डीनेचर नहीं होता ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में। टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़रूर डीनेचर हो जाता है, लेकिन ज़्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डीनेचर नहीं होता। ऑल एंजाइम्स नॉट वर्किंग ऑप्टिमली, और ऑप्टिमली सारे एंजाइम्स काम नहीं करे, नहीं। अगर 5 एंजाइम थे फॉर एग्जांपल, तो पांचों के पांचों काम कर रहे हैं, लेकिन सबस्ट्रेट ज़्यादा है, काम एंजाइम अपना पूरा कर रहा है। आयनाइजेशन एट हायर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, आयनाइजेशन हो रही है किसकी, ज़्यादा हायर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की। अगला इन्होंने बोला है सैचुरेशन, बेटा सैचुरेशन को आप हटा दें। अच्छा, उसके बाद है इनएक्टिवेशन एट हायर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ज़्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे इनएक्टिवेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। इनएक्टिवेशन क्यों होगी? क्योंकि अब हमारे पास सबस्ट्रेट तो है, लेकिन एंजाइम तो फ्री है ही नहीं।
तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाता है, तो सैचुरेटेड ज़्यादा होने की वजह से इनएक्टिव हो जाता है, डी नेचर नहीं होता, इनएक्टिव हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। The rate of enzymatic reaction doubles for every dash rise in temperature. आप जितना कितना डिग्री टेम्परेचर, कितनी डिग्री सेल्सियस बढ़ाते जाओगे तो एंजाइमेटिक रिएक्शन डबल होता जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस आप गेन करते जाओ, तो 10 डिग्री हुआ डबल हो गया एंजाइमेटिक रिएक्शन, 20 हुआ तो 4 टाइम्स बढ़ गया, इस तरह से। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर वर्किंग ऑफ पेंक्रियाटिक लिपेस। अच्छा, पेंक्रियाटिक लिपेस में, पेंक्रियाज में हमारे पास कितनी पीएच चाहिए होती है? लिपेस पेंक्रियाटिक लिपेस इज एंजाइम ऑफ पेंक्रियाज, इसको हमारे पास 7.60 पीएच चाहिए होती है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, ऑप्टिमम पीएच पे, वो इतनी पीएच पे काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Changes in temperature from 30 डिग्री सेल्सियस to 40 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी विल कॉज। ह्यूमन बॉडी में क्या होगा अगर हम टेम्परेचर 30 to 40 कर दें? पहले क्या होता है, हमारे पास इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता जाएगा तो एंजाइम डी नेचर होते जाएंगे। अगर हम बोले रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं है। अच्छा, पहले हमारे पास इन्होंने कहा बढ़ेगा, ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर ऊपर जा रहा था तो ये क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था, ठीक है। फिर क्या होने लगा, देन डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर अब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होने लग जाएगा जब 40 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में डी नेचर हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या होगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। पहले जो टेम्परेचर उनका बढ़ रहा है तो वो साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, बट जब हमने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर तक चला गया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो क्या हो गया, डी नेचर हो गया हमारे पास। तो हमारे पास बाद में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 27 है हमारे पास, द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन में इंक्रीज विद इंक्रीज इन। जो हमारे पास रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू ऑप्टिमम लेवल। हमारे पास रेट ऑफ एंजाइम जो होता है वो कंट्रोल होता है, वो इंक्रीज कब होना शुरू होता है, जब हम टेम्परेचर ऑप्टिमम लेवल से एक्सीड कर दें तब। करेक्ट ऑप्शन इज सी, टेम्परेचर अप टू ऑप्टिमम लेवल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है इनहिबिशन वाले। क्लास में टाइम कितना रह गया? अच्छा बेटा, 6 मिनट्स हैं, 6 मिनट में जितना होता है मैं करवाती हूँ, फिर मैं आपको बाकी पीडीएफ भेजूंगी। ईजी है बहुत ही, ठीक है। अच्छा, पहले हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट। एंजाइम इनहिबिशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले हमने बोला कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन। हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखते हैं कब द सब्सट्रेट कॉम्पीट्स विद एन एंजाइम फॉर बाइंडिंग टू एन इनहिबिटर प्रोटीन। जब एंजाइम बाइंड होता है कॉम्पिटिटिव बाइंड के साथ होते हैं इनहिबिटर प्रोटीन के साथ, दिस इज द रॉन्ग वन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कब हम देखते हैं, जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे से, मतलब हमारे पास कहाँ सबस्ट्रेट क्या होता है, वो एक्टिव साइट पे जाके लग जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज, एंजाइम टेम्पोररी इज अ काइंड ऑफ। हमारे पास ब्लॉकिंग जो होती है एक्टिव साइट की वो किस में होती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। इनहिबिटर inhibitors which block the enzyme by forming weak bond। इनहिबिटर जो कि क्या करते हैं, एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, क्या करते हैं, वीक बॉन्ड बना के, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर क्या करते हैं, वीक बॉन्ड बनाते हैं, इसकी वजह से बार बार रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स होता है। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे तो रिएक्शन कभी भी रिवर्स नहीं होगा, रिवर्सिबल होगा। तो यहाँ पे हमने वीक बॉन्ड का वर्ड यूज किया तो वो रिवर्सिबल, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यूज करते तो इरिवर्सिबल होता। The inhibitor which closely resembles the substrate in its molecular structure inhibit the enzyme activity। वो inhibitor जो कि क्या होता है, resemblance होता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसके साथ, और सबस्ट्रेट के साथ। अच्छा, इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल ना सेम होता है, वो मॉलिक्यूल जो जाके एक्टिव साइट पर अटैच करता है उसका, और वो जो सबस्ट्रेट का और उस मॉलिक्यूल का दोनों बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वो हमारे पास क्या करता है, एक्टिव साइट पर अटैच हो जाते हैं, और वो फॉर्म होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। इनहिबिटर्स आर कैन बी डिवाइडेड इनटू, इनहिबिटर डिवाइडेड होता है हमारे पास तीन बेसिक टाइप्स में, थ्री टाइप्स होती हैं। सही हो गया।
अच्छा, अगला अगर हम करें, कौन सा हमारे पास है? At equilibrium, our scientists added more substrate and observed an increase in the rate of reaction. अच्छा, मैंने पीछे ही बताया कि एक इक्विलिब्रियम पे आने के बाद साइंटिस्ट ने ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड किया और ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ, जो कि बाद में जाके डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया। ही एडेड सम मोर सबस्ट्रेट बट दिस टाइम कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या था कि फीडबैक ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट। फीडबैक जो था वो एक्यूमुलेट हो गया क्योंकि एंड प्रोडक्ट बन चुका है हमारे पास, लेकिन हम अब कम एंजाइम में ऊपर से और सबस्ट्रेट डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, तो फीडबैक क्या हो जाएगा? वो फीडबैक जो होगा एक्यूमुलेशन और एंड प्रोडक्ट जो है वो एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा? फीडबैक आएगा ये वाला कि हमारे पास क्या हो रहा है, जितना भी डाल रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, और ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा उससे। पेनिसिलिन ब्लॉक द एक्टिव साइट्स ऑफ एन एंजाइम दैट किल्स बैक्टीरिया। ये पेनिसिलिन मैंने बताया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की एग्जांपल है। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज अल्टर्ड बाय। अल्टर्ड किससे होता है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, खराब हो जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव में। नॉन कॉम्पिटिटिव में हमारे पास स्ट्रक्चर ही अल्टर हो जाता है, स्ट्रक्चर ही उल्टा हो जाता है। केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन रिएक्ट विद एन एंजाइम फास्टर देन रियल सब्सटेंस एंड विदाउट प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इज। वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि रिएक्ट कर सकता है एंजाइम के साथ फास्टर देन द रियल सब्सटेंस, रियल सब्सटेंस से जल्दी। मतलब जब कोई भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, कोई भी इनहिबिटर आके अटैच होगा तो वो सबस्ट्रेट से पहले, मतलब सबस्ट्रेट से फास्टर देन द रियल सब्सट्रेट से पहले आके वो क्या करेगा, एक्टिव साइट पे अटैच हो जाएगा और क्या करेगा, उसका प्रोडक्ट नहीं बनने देगा। तो वो सबस्ट्रेट के आने से पहले कौन अटैच हो रहा है? इनहिबिटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके बेटा, टुडेज क्लास इज एंड।